नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। जब से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की दोबारा 47वें राष्ट्रपति के रूप में जीत दर्ज हुई है और कमला हैरिस जो इंडियन ओरिजिन की थी उनकी हार हुई है, भारत में बहुत सारे लोगों को यह बात समझ में नहीं आ रही है, यह बात नहीं पच रही है कि कमला हैरिस आखिर कैसे चुनाव हार गई। क्योंकि पूरी दुनिया की जो सबसे ताकतवर मीडिया थी वह अपने सभी जो डेटा प्रस्तुत कर रही थी उसमें कमला हैरिस की बढ़त दिखा रही थी। बल्कि दूसरी भाषा में यह कहें कि नोम चोम्स्की ने जिस मीडिया को मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट से जोड़ के बताया था, इन मीडिया वालों को यही लगता है, जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट के कंट्रोल में, कैपिटलिस्टों के पूंजीपतियों के नियंत्रण में भी जो चलने वाली मीडिया है, वह भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि उन्हीं प्रत्याशियों की जीत हो जिसको वे चाहते हैं। लेकिन लोकतंत्र चाहे अच्छा हो या बुरा, लोकतंत्र में आखिर वोट का अधिकार जनता के पास है और जनता अपने वोट का इस्तेमाल अपने विवेक से करती है और उसे ही चुनती है जिसको वो चुनना चाहती है। डोनाल्ड ट्रंप की आखिर जीत कैसे हुई, उसके जो तात्कालिक कारण रहे, उसके क्या ठोस वजह हो सकती है, उस पर अगर गंभीर चिंतन और जो डेटा दिए गए हैं, जो बातचीत निकल के सामने आई है, आज मैं उन सारे पक्ष पर संक्षिप्त यानी कम से कम समय में आपके साथ साझा करूंगा। दरअसल जो डोनाल्ड ट्रंप का नारा था 2024 के राष्ट्रपति पद के चुनाव का, वह था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। यह वह नारा है कि दुनिया के किसी भी देश के आदमी को कोई भी नेता, चाहे वह नेता गुंडा, बदमाश, रेपिस्ट, अच्छा बुरा कैसा भी हो, अगर वह चुनाव में उतरता है और जनता के सामने यह कहता है कि मेरा उद्देश्य है अपने देश को महान कहना, तो कोई चाह कर भी उसके इस वादे के खिलाफ डटकर नहीं बोल सकता है। बल्कि भारत में जो मौजूदा सरकार चल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो भारत में भाजपा की केंद्र में सरकार है, उस पर भी लगातार कई तोहमत लगाए जाते हैं, कई आरोप लगाए जाते हैं। दक्षिणपंथी होने के आरोप लगते हैं, मुस्लिम विरोधी होने के आरोप लगते रहे हैं, महिला विरोधी होने के आरोप लगते रहे हैं। लेकिन 2014 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भारत को विश्व गुरु बनाने के जो वादे किए थे, बल्कि सुषमा स्वराज ने तो मनमोहन सिंह सरकार में यानी यूपीए 2 की सरकार में यह कहकर ही आलोचना किया था कि जब महंगाई बढ़ रही थी कि जैसे जैसे रुपया गिरता है वैसे वैसे भारत की इज्जत भी गिरती है, यानी जैसे जैसे डॉलर बढ़ता है वैसे वैसे भारत का ग्राफ नीचे आता है। और इस नारे से अगर आपको याद होगा, 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी, जब वे प्रधानमंत्री नहीं थे, चुनाव लड़ रहे थे, तो चुनाव में बढ़त ले रहे थे, बल्कि उन्होंने बढ़त ली और प्रधानमंत्री बनने में सफल हुए। अमेरिका में बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि जब डोनाल्ड ट्रंप जो 46वें राष्ट्रपति का चुनाव 2021 में हार चुके थे, जब वो 47वें राष्ट्रपति के चुनाव में उतरे तो उन्होंने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा लगाया। यह नारा क्या पहली बार डोनाल्ड ट्रंप ने ही लगाया है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। रोनाल्ड रीगन जो अमेरिका में पहली बार लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा उन्होंने लगाया था। यह नारा अमेरिका में 1980 के दौरान रोनाल्ड रीगन ने तब लगाया था जब अमेरिका में कहा जाता था कि पूंजीपति और व्यापारियों के खिलाफ एक अमेरिका में एक ऐसा धड़ा भी था जो वामपंथी राजनीति से प्रभावित था। रोनाल्ड रीगन ने लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जब नारा लगाया तो अमेरिका में जैसे रीगन के लिए, पूरे अमेरिका में उनके लिए लोगों का प्रेम उमड़ गया और वह भारी मतों से चुनाव जीते थे। रोनाल्ड रीगन 1980 में जब चुनाव लड़ रहे थे, उस समय डोनाल्ड ट्रंप लगभग 34 साल के रहे होंगे। इसी नारे ने ट्रंप के मस्तिष्क पर गहरी छाप छोड़ी होगी। जब अपने दूसरे कार्यकाल के लिए 2021 में डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार गए तो उन्हें एहसास हुआ कि बहुसंख्यकवादी नारा यानी मेजोरिटेरियन स्लोगन होना चाहिए जो उन्हें दोबारा व्हाइट हाउस तक पहुंचा सके। 2024 के राष्ट्रपति के चुनाव में
बहुसंख्यकों यानी वाइट्स को खुश करने के लिए, क्रिश्चियनिटी की ताकत को पुनर्स्थापित करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने वही रोनाल्ड रीगन का नारा दोबारा लगाया। और इतना ही नहीं, उन्होंने बिल्कुल वैसे ही हथकंडे अपनाए जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में चुनाव जीतने के लिए किए थे। जहां 2014 में कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू सरकार की बात कर रहे थे, हिंदुत्व राजनीति की बात कर रहे थे, लेकिन जो उदारवादी लोग थे उनके लिए यही नरेंद्र मोदी विकास की बात कर रहे थे, 2 करोड़ नौकरियों की बात कर रहे थे। जो भोले भाले उदारवादी हैं नरेंद्र मोदी के झांसे में आ भी गए थे और बहुत सारे लोगों ने पूरे भारत में नरेंद्र मोदी के सांसदों को, उनकी पार्टी के नेताओं को वोट दिया और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। बिल्कुल ऐसा ही अमेरिका के चुनाव में भी हुआ कि जो मेजोरिटेरियन सोच रखने वाले थे यानी बहुसंख्यक सोच के थे, उनके लिए डोनाल्ड ट्रंप का यह नारा काम आ गया कि क्रिश्चियनिटी को स्थापित करना होगा, अमेरिका को ग्रेट बनाना होगा। लेकिन जो वहाँ के अल्पसंख्यक थे यानी मुस्लिम थे और जो बाहर के लोग इमिग्रेंट्स थे, उनको खुश करने के लिए लेट्स अमेरिका ग्रेट अगेन यानी कि इकोनॉमिक पावर की बात डोनाल्ड ट्रंप ने की। बराक ओबामा कि लगातार, दरअसल इतिहास में क्या हुआ थोड़ा सा उसको भी आप समझिए कि बराक ओबामा के लगातार 2 बार जीत से घबराई हुई अमेरिका की वाइट सुप्रीमेसिस्ट लोग यानी कि बहुसंख्यक आबादी ने ट्रंप को अपना समर्थन दिया। जाहिर सी बात है कि बराक ओबामा को 2 बार लगातार झेल चुकी अमेरिकी बहुसंख्यकवादी श्वेत वोटरों ने यह डर महसूस किया होगा कि फिर से क्या एक इंडियन ओरिजिन की ब्लैक या यूं कहें कि नॉन वाइट फिर से अमेरिका की राष्ट्रपति यानी कमला हैरिस अमेरिका की राष्ट्रपति हो जाएंगी। जाहिर सी बात है कि बराक ओबामा न केवल नॉन क्रिश्चियन थे बल्कि नॉन वाइट्स भी थे। उनकी जीत ने अमेरिका की क्रिश्चियन वाइट मेजोरिटेरियन पॉपुलेशन को, बहुसंख्यकों को कहीं ना कहीं नाराज किया था। कमला हैरिस के साथ बिल्कुल ऐसी ही स्थिति इस बार रही, जहां दक्षिणपंथी धड़ों में ऐसी बातें खुलकर हो रही थी, वहीं जो पूरी दुनिया की सबसे ताकतवर अखबार मानी जाती है वे लोग इस सच्चाई से मुंह मोड़ते रहे, या यूं कहें कि वाइट्स मैन बर्डन की तरह कि वे लोग इस सच को छिपाते रहे कि अमेरिका की बहुसंख्यक आबादी की सोच भी उतनी ही संकीर्ण है जितना कि चरमपंथियों की सोच को लोग समझते हैं। इसीलिए क्रिश्चियन वाइट जनता ने अपनी बहुसंख्यकवादी विचारधारा को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे के तले छिपा लिया और नॉन वाइट और इंडियन ओरिजिन की महिला कमला हैरिस को चुनाव हरा दिया। यह तो हुई विचारधारा की, एक ऐसी विचारधारा की बात जो 100 साल 200 साल तक चलती रहती है। विरले ही कोई ऐसे नेता आते हैं जो इन तय बाउंड्री को तोड़कर और विश्वास जमाने में, विश्वास जीत पाने में सफल होते हैं। बल्कि मेरा अगर डोनाल्ड ट्रंप के इसके पहले की कमेंट्री जो मैंने अपने ही चैनल दैनिक अंबेडकर पे की है तो आप उसको ध्यान से सुनेंगे तो मैंने उसमें इस बात का भी जिक्र किया था कि कैसे इंग्लैंड में बिल्कुल ऐसी ही चूक हुई कि जहां ऋषि सुनक को, जो इंडियन ओरिजिन के तो थे लेकिन इंग्लैंड में बहुत भरोसे से उन्हें इंग्लैंड की आर्थिक मंदी से उबारने के लिए प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन वह आर्थिक मंदी से लगातार जूझने की बजाय जो इमिग्रेंट्स है उसके खिलाफ बयान देने लगे थे और ऋषि सुनक इंग्लैंड के मंदिरों में जाकर घंटा बजाने लगे थे। जो इंग्लैंड और अमेरिका में एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो धार्मिक कट्टरता को लड़ती रही है, कट्टरता से लड़ती रही है, धार्मिक कट्टरता को खारिज करती रही है, बल्कि क्रिश्चियनिटी के खिलाफ एक बहुत बड़ा मूवमेंट को झेल चुकी इंग्लैंड की जनता और अमेरिका की जनता एक घंटा बजाने वाले, बार बार मंदिर में जाने वाले ऋषि सुनक को कैसे लंबे समय तक झेल पाती। इंग्लैंड के इसी अनुभव से शायद बहुत सारे इंडियंस और मुस्लिम्स जो साउथ एशियन थे उन्होंने कमला हैरिस को वोट भी नहीं दिया। और यह बात तब निकल के सामने आ गई जब चुनाव
कमला हैरिस के चुनाव हारने के बाद से डेटा पे बात होने लगी, क्योंकि 2020 के चुनाव में 3 जगहों से डोनाल्ड ट्रंप मुख्यतः हारे थे। ये जगह थे पेंसिल्वेनिया, मिशिगन और विस्कॉन्सिन। इन्हीं वोटों से जो बाइडन, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को 2020 का चुनाव हराया था, इन्हीं 3 इलाकों में जो बाइडन ने बढ़त बना ली थी और डोनाल्ड ट्रंप को लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति बनने से रोका था। जबकि 2024 में इन्हीं इलाकों में यानी पेंसिल्वेनिया, मिशिगन और विस्कॉन्सिन के इलाकों में ट्रंप ने बिल्कुल ध्यान दिया और इन इलाकों में 2020 के मुकाबले अधिक वोट मिले। ट्रंप को जो लैटिन का वोट था वो 2020 में जहां उन्हें 27% मिला था, वह आगे चलकर 2024 में 42% तक मिला है। जिस मिशिगन में और विस्कॉन्सिन में वो 55% मुसलमान रहते हैं और मुसलमानों के बारे में माना जा रहा था कि वो कमला हैरिस को वोट करेंगे, उन्हीं मुसलमानों में से 42% मुसलमानों के वोट डोनाल्ड ट्रंप को गए, जबकि यह माना जा रहा था कि ये सारे वोट कमला हैरिस की तरफ जाएंगे। दरअसल अमेरिका में लंबे समय से, जब से इजराइल और गाजा के बीच में, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो युद्ध चल रहे हैं, हजारों हजार बच्चे मारे जा रहे हैं, औरतें मारे जा चुके हैं, पूरा नागरिक फिलिस्तीन अस्त व्यस्त हो गया है। और जिस तरीके से जो बाइडन ने एक तरफ एंटी वॉर यानी युद्ध के खिलाफ बहुत हल्की जुबान में बयान दिया, दूसरी तरफ इजराइल को अस्त्र शस्त्र, पैसा, धन सब कुछ मुहैया कराते रहे और इजराइल मौत का तांडव गाजा में दिखाता रहा। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप, जो भले ही उनके बयानों को लोग बेवकूफ़ी से जोड़ देते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के बारे में एक वैचारिक बात है, स्पष्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप शुरू से वो पूरी तरीके से उस पूंजीवाद के समर्थक रहे हैं जिस पूंजीवाद में युद्ध का भी बहुत अधिक समर्थन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वे मानते हैं कि अगर लगातार युद्ध होता रहेगा, लोगों में असुरक्षा की भावना रहेगी, वहां व्यापार फल फूल नहीं पाएगा, बल्कि जिस उम्मीद से व्यापारियों को वे भरोसा दिला सकते हैं सरकारी सुरक्षा के मामले में, उसमें वे नाकाम रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप इसी पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत अपने पहले कार्यकाल यानी 45वें राष्ट्रपति के रूप में भी कहा जाता है कि जब उनके कार्यकाल का मूल्यांकन हुआ तो सबसे अधिक मुस्लिम देशों पे हमले डोनाल्ड ट्रंप के ही समय में हुए। बल्कि डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी लोगों ने इस बात के लिए भी खारिज किया, क्योंकि जो इस अमेरिका की इकोनॉमी यानी आर्थिक मजबूती शस्त्रों को बेच के है, हथियारों को बेच के है, मानव विरोधी हथियारों को बेच के है, डोनाल्ड ट्रंप के शासन में उन मानव विरोधी हथियारों का बिजनेस थोड़ा प्रभावित हुआ ही होगा। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इस कारण भी माहौल बना था। बल्कि जब बराक ओबामा के बाद डोनाल्ड ट्रंप, उनकी सरकार से दोनों की तुलना होने लगी, तो लोग साफ साफ कहने लगे कि जो बराक ओबामा खुद नॉन वाइट थे और मुस्लिम थे, बराक ओबामा के कार्यकाल में सबसे अधिक मुस्लिम देशों पर हमले हुए और डोनाल्ड ट्रंप बराक ओबामा की तुलना में मुस्लिम देशों पर कम हमले हुए। यह जो इतिहास था, यह जो अमेरिकी लोगों का अनुभव था, कमला हैरिस को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा गया, क्योंकि कमला हैरिस ने खुलकर न तो युद्ध के पक्ष में बयान दिया, न युद्ध के विरोध में बयान दिया। जहां पूरी दुनिया में वर्तमान समय में अब राजनीति के केंद्र में इजराइल फिलिस्तीन आ गया है, अगर अमेरिका, जो दुनिया का सबसे ताकतवर लोकतंत्र माना जाता है, अगर उस अमेरिका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को इतनी समझ न हो कि वह उम्मीदवार कम से कम युद्ध के विरोध में या समर्थन में खुलकर बोल सके, साफ साफ बोल सके, तो उस ताकतवर लोकतंत्र से लोग क्या सीखेंगे। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप बहुत सारे मामलों में, जबकि 2020 के जब वो चुनाव लड़ रहे थे, वो महिला विरोधी उन्होंने बयान दिए थे, 2024 में बिल्कुल सतर्कता से डोनाल्ड ट्रंप ने न केवल महिलाओं के सम्मान की बात कही, इमिग्रेंट्स को कहा कि आपके जो ग्रीन वीज़ा हैं हम उसको स्मूथ कर देंगे, बल्कि पहली बार
डोनाल्ड ट्रंप ने अभी 20 जनवरी 2025 को वो राष्ट्रपति ऑफिस यानी व्हाइट हाउस में शिफ्ट होंगे और अमेरिका में जो पुरुषवादी जो इतिहास है चीफ ऑफ स्टाफ का, वहां पे डोनाल्ड ट्रंप आते ही एक महिला को उन्होंने अमेरिका में चीफ ऑफ स्टाफ घोषित किया है। भले ही डोनाल्ड ट्रंप की लाख आलोचना हो सकती है, लेकिन जिस अमेरिका में इजराइल की दृष्टि से, इजराइल फिलिस्तीन की दृष्टि से अगर हम सोचे तो न तो जो बाइडन को बड़ा अच्छा कहा जा सकता था, न डोनाल्ड ट्रंप को अच्छा कहा जा सकता था। लेकिन ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार जो 47वीं बार राष्ट्रपति पद पर जो जीत के आए हैं, उन्होंने कुछ जो बाइडन से अलग सोच रखा है। उन्होंने क्या सोचा है, जब जनवरी 2025 में व्हाइट हाउस में वे जाएंगे, उनके निर्णय सामने आने शुरू होंगे, तभी पता चल पाएगा। आज के लिए इतना ही, आगे हम फिर मिलेंगे अगले मुद्दे पर। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।